Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्नोट्स हीट इंजन एंड कार्नोट साइकिल. So let's get started. कार्नोट्स हीट इंजन एंड कार्नोट्स साइकिल. एक फ्रेंच साइंटिस्ट आए, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट एवर एक्चुअली, कार्नोट, सर कार्नोट. ग्रेट साइंटिस्ट थे, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए. तो कार्नोट साहब ने हमें ये बताया कि दुनिया का कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है. There cannot be any heat engine in this universe which is 100% efficient, whose efficiency is 100%. In other words, there cannot be any heat engine which can completely convert heat into work. ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बन सकता है जो हीट को कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट जो है रास्ते में लॉस हो ही जाती है, विच इज रिजेक्टेड टू द सिंक एक्चुअली. तो यहां पे कार्नोट सर की एंट्री हुई. तो कार्नोट साहब ने यह बताया कि दुनिया का कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है. ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बन सकता है जो कि हीट को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे इनटू वर्क में, बिकॉज कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रास्ते में लॉस हो ही जाती है, विच इज रिजेक्टेड टू द सिंक. तो यहां पे कार्नोट साहब ने एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन डिजाइन किया जिसकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं थी, बट इट वॉज सपोज टू हैव मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी. इट वॉज सपोज टू हैव, या कह सकते हो इट इज the most efficient heat engine. कार्नोट साहब ने यह क्लेम किया कि जो इंजन उनके प्रोसेस को फॉलो करेगा, उनके प्रोसेस मतलब जो हीट इंजन उन्होंने बताया, जो प्रोसेस वो हीट इंजन फॉलो कर रहा है, तो जो भी हीट इंजन उनके प्रोसेस को फॉलो करेगा, इट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन. और वो क्लेम आज तक वैलिड है. उस रिकॉर्ड को आज भी कोई ब्रेक नहीं कर पाया है. दुनिया का आज की डेट में भी दुनिया के किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं है. तो कार्नोट साहब ने ही डिजाइंड अ हाइपोथेटिकल हीट इंजन. उन्होंने एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन बनाया, और कार्नोट्स हीट इंजन जिस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, उस प्रोसेस को नाम दिया गया कार्नोट साइकिल. इंजन को नाम दिया गया कार्नोट्स हीट इंजन. एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन उन्होंने बनाया विच इज सपोज टू बी द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन. कार्नोट साहब ने जो हीट इंजन बनाया, ये एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन था जिसकी एफिशिएंसी 100% तो नहीं थी, बट इट वॉज मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन. और वो आज तक का सबसे एफिशिएंट हीट इंजन यही है. और कार्नोट्स हीट इंजन जिस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसा कि हम सबको पता है, एनी हीट इंजन वर्क्स बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस. क्लियर है? तो कार्नोट्स हीट इंजन जिस प्रोसेस को फॉलो करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? जिस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल. राइट? तो कार्नोट्स हीट इंजन के बारे में छोटी छोटी बातें जो अपने को याद रखनी. इट इज द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन. ठीक है? और इंजन जिस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, इंजन जिस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, उस साइक्लिक प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? कार्नोट साइकिल. जैसे कई बार अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाने जाओगे, उसमें पूछ लेता है यू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल. क्लियर? तो कार्नोट साइकिल मतलब जो साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट्स हीट इंजन फॉलो करता है, उस साइकिल को हम बोलते हैं क्या? कार्नोट साइकिल. तो साइक्लिक प्रोसेस को नाम दे दिया गया कार्नोट साइकिल.
कार्नोट साहब ने जो हीट इंजन बनाया उसकी जो एफिशिएंसी है ये हीट या वर्क से इंडिपेंडेंट होती है। इट इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ हीट और वर्क। ये सिर्फ डिपेंड करता है अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। क्या बोला? कार्नोट्स हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हीट एंड वर्क। जैसे बेसिकली हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? हम लोग किसी भी इंजन के एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या पढ़ते हैं? एफिशिएंसी इज बेसिकली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द इंजन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन। मतलब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इसी को चिपका देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर? तो कार्नोट साहब ने ऐसा हाइपोथेटिकल हीट इंजन डिजाइन किया जिसकी एफिशिएंसी इस हीट इस वर्क इन दोनों से इंडिपेंडेंट थी। वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक पे। क्या बोला? कि साहब जो एफिशिएंसी है सिर्फ डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। ये T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर है, T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर। और हमेशा ध्यान रखें T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक के टेम्परेचर से बड़ा होना चाहिए। भाई हमें पता ही है हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये तो विधि का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? हीट हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। वाटर हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। विधि का विधान है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चार्ज हमेशा फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो वो विधि का विधान है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। छाप लें, पहले इतना छाप लें, कुछ और बातें देखते हैं। अब आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे। फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन, या कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन, परसेंटेज एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज 1 माइनस T2 बाई T1। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो लास्ट लेक्चर, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? कैसा भी हीट इंजन हो उसकी एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे। एक तो बेसिक फॉर्मूला ये, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द इंजन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन। क्लियर? इसी के अलावा एक और हम लोग छोटा सा फॉर्मूला पढ़े थे, रिमेंबर? 1 माइनस Q2 बाई Q1। भाई सब आना तो बोलो, इंटू 100। ये जनरल है, ये मतलब किसी भी रियल हीट इंजन, इसको आप अज्यूम कर सकते हो दिस इज एन आइडियल हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन। ये किसी भी प्रैक्टिकल इंजन की, किसी भी रियल हीट इंजन की एफिशिएंसी है। 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 इज हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द इंजन, Q2 इज हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, W इज वर्क डन बाय द इंजन। क्लियर है? तो ध्यान से देख, यहाँ पे Q2 बाई Q1 की जगह T2 बाई T1 चिपका दिया। वो हम लोग डेरिवेशन में देख लेंगे, टेंशन मत ले, है ना? सुपर अमेजिंग डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जाम्स। कि derive the expression of efficiency of Carnot's heat engine, efficiency of Carnot cycle, है ना? तो पहले फॉर्मूला समझ लें, डेरिवेशन पे भी आ जाएंगे। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लें, कोई भी तुम्हारे पास जनरल हीट इंजन है, रियल हीट इंजन है, प्रैक्टिकल हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी ये, राइट? और अगर तुम्हारे पास आइडियल हीट इंजन है, कार्नोट्स हीट इंजन है, राइट, तो बस Q2 बाई Q1 की जगह चिपका देना T2 बाई T1। ऐसे मतलब याद रख सकते हो। मतलब मैं जब पढ़ाई करता था तो इस तरह से उसको याद रखता था, तुम लोग भी चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, राइट? रियल हीट इंजन में Q2 बाई Q1, आइडियल हीट इंजन में Q2 बाई Q1 को बस रिप्लेस करा देना बाय T2 बाई T1। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। T1 मतलब टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, ऑफकोर्स हाई टेम्परेचर है। T2 मतलब टेम्परेचर ऑफ सिंक है, ऑफकोर्स लोअर टेम्परेचर। बस ध्यान ही रखना है यहाँ पे जो T1 और T2 हैं दे आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। मतलब टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हम केल्विन में हमेशा पुट करते हैं, नॉट इन सेल्सियस, नॉट इन फ़ारेनहाइट, नॉट इन एनी अदर टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। T1 और T2 जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं, दे आर सब्स्टिट्यूटेड इन केल्विन ओनली। दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। एक्चुअली जो कार्नोट्स हीट इंजन है इसके बेसिक 5 कंपोनेंट्स रहते हैं। देयर आर मेजर 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनी कार्नोट्स हीट इंजन। ये सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आइडियल हीट इंजन की। अभी जैसे तुम लोग सवाल भी बनाने जाओगे तो कई के बार इंजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट?
कोई भी स्पेसिफिक डेटा नहीं होता है कि इंजन कैसा है, आइडियल इंजन है, रियल इंजन है, तो हम लोग मान के चलते हैं इंजन टू भी आइडियल हीट इंजन, दैट इज कार्नोट्स हीट इंजन। तो साहब जो कार्नोट्स हीट इंजन है, कभी कभी इसको हम आइडियल इंजन भी बोलते हैं, आइडियल हीट इंजन, ठीक है। तो जो आइडियल हीट इंजन होता है, जो कार्नोट्स हीट इंजन रहता है, इसके बेसिक बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बेसिक बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सिलेंड्रिकल कंटेनर, आइडियल गैस, परफेक्टली कंडक्टिंग सोर्स, परफेक्टली कंडक्टिंग सिंक एंड इंसुलेटिंग स्टैंड। कौन कौन से आए, एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं ना। मॉड्यूल में सब लिखा दिया है, काम की बातें सुनते चले। तो देख, सबसे पहला आया सिलेंड्रिकल कंटेनर। क्या आया साहब? सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब बहुत लंबा चौड़ा रहे, काम की बातें बस समझाते चलता हूँ। तो देख, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर मतलब सिलेंड्रिकल कंटेनर और क्या ठीक है, एक कंटेनर है जिसकी शक्ल मतलब जिसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंडर है, राइट। फिटेड विद मूवेबल पिस्टन, इसमें एक पिस्टन लगेला है, ठीक है। इसकी खासियत ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके जो वॉल्स हैं परफेक्टली इंसुलेटिंग है, कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। ना बाहर की हीट गैस को अंदर मिल सकती है, ना गैस की जो हीट है वो सिलेंडर से बाहर जा सकती है, ठीक है ना। तो इसकी जो वॉल्स हैं परफेक्टली इंसुलेटिंग, क्या बोला, इधर चिपका दूं, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स। इसके अलावा जो पिस्टन है परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टर बोल, इंसुलेटर बोल, एक ही बात है। ये तुम लोगों को नेक्स्ट सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से समझ में आएगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अभी उसका यूज थोड़ा सा समझते चलें, ठीक है। ये जो सब पिस्टन है, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली इंसुलेटिंग। क्या साहब? परफेक्टली इंसुलेटिंग। देखो, मैं एक चीज फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। ये जो कार्नोट्स हीट इंजन है, ये बेसिकली एक आइडियल हीट इंजन है। और जहां भी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पहले आइडियल वर्ड लग जाता है, समझ जा वो मनगढ़ंत कहानी है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, तभी तो उसमें आइडियल वर्ड हमने लगाया है, समझा ना, क्लियर है। पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइडियल गैस होता थोड़ी है, हम लोग मान लेते हैं भाई। आइडियल गैस के कोलेशंस, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेशंस क्या होते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा होता थोड़ी है, कोलेशन होगा यार तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी, राइट। आइडियल गैस बोलती है मेरे मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो नेग्लिजिबल। ऐसा होता थोड़ी है, कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट साइज होता है, कुछ ना कुछ फाइनाइट मास भी होता है। तो वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड, आइडियल बैटरी, आइडियल कंडक्टर, आइडियल पिस्टन, आइडियल, ऐसा होता नहीं, हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, राइट। तो ये आइडियल हीट इंजन है, हाइपोथेटिकल। इसको सिर्फ कार्नोट साहब ने थ्योरेटिकली डिफाइन किया है, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल थोड़ी है, क्लियर है, ऐसा है। इसीलिए कार्नोट साहब ने स्टेटमेंट दिया था, जो इंजन मेरे प्रोसेस को फॉलो करेगा, मेरे प्रोसेस मतलब उनके बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करेगा, इट वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन। तो इट इज एन आइडियल हीट इंजन। हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकली बस उसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। तो आइडियल गैस कहां से लाएगा रे है ना, परफेक्टली कंडक्टिंग, ठीक है, बेस कहां से लाएगा, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स कहां से आएगा यार, कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगी। वॉल्स जो है कुछ ना कुछ तो हीट एब्जॉर्ब करेंगी, ऐसा हो नहीं सकता ठीक है। तो इसलिए ये सब आइडियल बातें हैं, बेसिकली थ्योरेटिकली हम सिर्फ डिफाइन कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बी इन दिस रियल वर्ल्ड, राइट ठीक है। बाकी उसको सिर्फ हम डिफाइन कर सकते हैं ना, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो पिस्टन है, ये भी क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग पिस्टन है। कैसी है साहब? मतलब साहब यहां से ना कोई हीट बाहर जा सकती, ना बाहर की कोई हीट अंदर आ सकती, ये सेंस है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत है, क्या, इसका जो बेस है, इट इज परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। कैसा है? जो वॉल्स हैं वो कैसी बनाई गई, इंसुलेटिंग। उसका क्या पर्पस है अभी समझ में आएगा जब हम लोग प्रोसेस पाएंगे, अमेजिंग प्रोसेस, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देख, ये जो बेस है, ये बेस अब कैसा है, कंडक्टिंग बेस है। कंडक्टिंग मतलब यहां से हीट का ट्रांसफर हो सकता है, हीट बेस से जा सकती है या बाहर से बेस के थ्रू अंदर भी आ सकती है, ठीक है, छापते चलें।
दूसरा आया आइडियल गैस। कैसी गैस हम लोग लेते हैं? गैस मतलब वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब द सब्सटेंस विच परफॉर्म्स वर्क। ऐसा सब्सटेंस जो सोर्स से हाई टेम्परेचर पे हीट ले, उसके एक पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट करे एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, तो आइडियल गैस लेते हैं। ठीक है, आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस। आइडियल गैस, फिर से वही बात है, पॉसिबल थोड़ी आइडियल गैस सर मिलेगी कहाँ, कहीं नहीं होती है। ठीक है, इसलिए तो ये आइडियल हीट इंजन है। इसको हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, राइट, हाइपोथेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली होता थोड़ी है, राइट। नहीं तो सारे के सारे इंजन 100% एफिशिएंट हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस। कैसा गैस कि साहब जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स ना लगे, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता ही है, राइट। इसलिए सर उसको डिफाइन कर पा रहे हैं हम। आइडियल गैस मतलब ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स कैसे हो जाएं, इलास्टिक कोलिजन। होता थोड़ी है, इलास्टिक कोलिजन रहता है, राइट। छापते चलो, सेकंड हो गए, पॉइंट नंबर थर्ड में आ जाए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट में आ जाए, परफेक्टली कंडक्टिंग सोर्स। अगला पॉइंट क्या है सर? परफेक्टली कंडक्टिंग सोर्स। अब बोलोगे साहब इसका मतलब क्या है? ऐसा सोर्स मतलब सोर्स ऑफ हीट, हीट रिजर्वायर, जिससे आप जितनी मर्जी हीट एक्सट्रैक्ट कर लें, इट्स टेम्परेचर वॉन्ट फॉल। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। तो परफेक्टली कंडक्टिंग सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जिसकी इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी हो जाए। यार ऐसा प्रैक्टिकली होता थोड़ी है, इसलिए ये सब हम डिफाइन कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता थोड़ी है। ठीक है, ऐसा है, ऐसा सोर्स जिसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट हो, जिससे आप इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करें विदाउट फॉल इन इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टिल इसका कांस्टेंट रहे। और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखें, हम T1 लेते हैं, सिंक का हम T2 लेते हैं। क्लियर है? इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी है, याद आ रहा है? Q बराबर एम एस डेल्टा टी, पिछली क्लास हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डेल्टा टी हो जाएगा Q अपॉन एम एस। एम एस क्या होता है? यही तो हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट होने से चेंज इन टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। असलियत में ये फंडा है। छापता चला चल। तो साहब अगला पॉइंट क्या आया? अगला कंपोनेंट आया आइडियल हीट इंजन का, क्या? परफेक्टली कंडक्टिंग सिंक। क्या बोला? परफेक्टली कंडक्टिंग सिंक। सिंक मतलब जैसे सोर्स मतलब जिससे हीट ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। सिंक मतलब जिसको हम हीट रिलीज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये भी परफेक्टली कंडक्टिंग होता है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इसको आप जितनी मर्जी हीट दे दें, इट्स टेम्परेचर वोंट राइज, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, राइट। तो इसकी भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रहती है। इसका जो टेम्परेचर है इसको T2 लेते हैं, और ध्यान रखें T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, तभी तो हीट रे है ना सोर्स से सिंक की तरफ भागेगा। उल्टा थोड़ी भागेगा, सिंक से सोर्स में थोड़ी हम भगाएंगे हीट। हीट हमेशा भागती है, हीट मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी, वो हमेशा होती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। इसलिए तो इंटेंशनली सोर्स का टेम्परेचर सिंक से बड़ा होता है, ठीक है। तो उसका भी लॉजिक वही है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी एम एस मतलब यही तो होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होने की वजह से चेंज इन टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आखिरी कंपोनेंट आया इंसुलेटिंग स्टैंड। क्या आया? इंसुलेटिंग, परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड। एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेते हैं सो दैट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन ना हो पाए। क्लियर? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। परफेक्टली इंसुलेटिंग, ठीक है ना। अभी वो कैसे कैसे वर्किंग होगी भी तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो एक स्टैंड ले लिया जाता है, क्या है? कैसा स्टैंड है? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड है, राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रखते हैं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस की ही कंडीशन होती है, देयर शुड बी नो इंटरेक्शन ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अभी समझ में आएगा, है ना। ये बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं एक आइडियल हीट इंजन के, एक कार्नोट्स हीट इंजन के। सो ये तो हमने बेसिक कंपोनेंट्स देखे कि आइडियल हीट इंजन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कार्नोट्स हीट इंजन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट। अब हम लोग चर्चा करते हैं कार्नोट साइकिल की।
कार्नोट साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जो कार्नोट हीट इंजन फॉलो करता है, ओबे करता है, राइट। तो बेसिक बेसिक 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या है साहब? 4 स्टेप्स ऑफ कार्नोट साइकिल। क्या है भाई? हटे बना ले, 4 स्टेप्स ऑफ कार्नोट साइकिल। तो जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साहब ने जो साइक्लिक प्रोसेस बताया, जिसको अगर कोई भी हीट इंजन फॉलो कर ले, इट वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन। अब वो साइक्लिक प्रोसेस पे आ रहे हैं। तो जो साइक्लिक प्रोसेस, उसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं। कौन कौन से? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। भाई आपने एक्सपेंशन कराया तो फिर कंप्रेशन भी तो कराना पड़ेगा, बिकॉज एनी हीट इंजन इट वर्क्स थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? स्टेट वही रहता है, ठीक है। जहां से चला, दुनिया गोल गोल है ना, जहां से चलते हैं वहीं पे जर्नी खत्म हो जाती है ठीक है। तो वही कहानी इसकी भी है, जहां से चला पहले एक्सपेंशन कराया, फिर कंप्रेशन करा दिया, तभी तो साइक्लिक प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 बेसिक से स्टेप्स हैं। पहले एक पीवी ग्राफ में खींच देता हूँ, बाद में उसको थोड़ा सा हम लोग जस्टिफाई भी करके समझ लेंगे, ठीक है। अभी क्या क्या है वो थोड़ा सा, है ना, समझते जाएं। ये 4 बेसिक प्रोसेस हैं। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अभी प्रोसेस हम लोग सीखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, अभी समझ लें क्या होता है। ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए ये एक्सपेंशन हो रहा है, देखिए ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देख वॉल्यूम की एक्सेस है ना, बढ़ रहा है। अच्छा, कैसे पता चले आइसोथर्मल है एडियाबैटिक है? तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं एडियाबैटिक में, देख शक्ल दोनों की सेम होती है आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ, एडियाबैटिक का पीवी, शक्ल सेम होती है, स्लोप अलग अलग होता है। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? स्लोप ऑफ पीवी इन एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पीवी इन आइसोथर्मल। एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है, इसलिए ये एडियाबैटिक है। इसकी स्लोप कम है, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल की तरफ टेंड कर रहा है, स्लोप कम है इसलिए वो आइसोथर्मल है। क्लियर? अच्छा, ये क्या है? कंप्रेशन। ये एक्सपेंशन पहले मैंने कराया, ये देख वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देख वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देख एक्सपेंशन है। उसके बाद इसको मैंने कंप्रेशन कराया। भाई वॉल्यूम बढ़ाएगा, वॉल्यूम घटाएगा, तभी तो होगा साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कराया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया। मैं लिख भी देता हूँ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। ये सब क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये क्या है साहब? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक को इस तरह से आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें कि एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा, ये देख लाइन तुम्हारी वर्टिकल को जितनी टेंड करेगी, स्लोप उतना तोड़ू होगा, तोड़ू एंड फोड़ू। अरे वर्टिकल हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, tan 90 इज इनफिनाइट, खतरनाक स्लोप है, इससे ज्यादा क्या होगा। लाइन अगर जितनी हॉरिजॉन्टल को टेंड करेगी, स्लोप उतना कम रहेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब थीटा 0, tan 0 0 मतलब स्लोप 0 हो जाएगा, इससे कम क्या होगा, ऐसा है, राइट। तो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। वॉल्यूम घट रहा है ना, इधर देख वॉल्यूम की एक्सेस है, वॉल्यूम घट रहा है, खचाक। और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन है, इसमें भी ध्यान से देख, ये देख वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ये देख घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ऐसा है। एंड बैक टू पवेलियन, जहां से जर्नी शुरू हुई थी वहीं पे पहुंच गई। प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। तो दिस इज द पीवी ग्राफ फॉर कार्नोट साइकिल। पहले ग्राफ छापे, एक प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साहब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एक्चुअली में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मतलब हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वर्क डन हो रहा है बाय द गैस या वर्क डन हो रहा है ऑन द गैस, ठीक है। ऐसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, स्टेट वेरिएबल्स भी थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को फील करा देता हूँ कि स्टेट में क्या क्या वेरिएबल्स हैं। आ जा, ये तो देख, जैसे मान ले जर्नी शुरू होती है P1 V1 T1 से, तो देख मान लिया गैस स्टार्ट करती है, इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर मान ले T1 है, ठीक है। अब एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। क्या है आइसोथर्मल मतलब पक्की बात है दोस्त, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ क्या यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, हाँ ना बोलना है, ये सुनो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर विल चेंज, ऐसा है। टेम्परेचर नेवरदलेस कांस्टेंट रहेगा एज द प्रोसेस आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक। तो यार एडियाबेटिक में क्या होता है, सब कुछ चेंज होता है। एडियाबेटिक जीवन का इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब कुछ चेंज होता है, पीवीटी। तो मैं मान लेता हूं कुछ P3 V3 और T2 मान लिया, सबको चेंज करा दिया। देख, पी भी चेंज करा दिया, वी भी चेंज करा दिया और टेम्परेचर भी चेंज करा दिया। T1 से यहाँ पे T1 T1 है, ये पूरी प्रोसेस में T1 है, यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट करा दिया। अब आ जाए आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देख, अब आइसोथर्मल आ गया मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। क्यों? अरे कंप्रेसर आ रहा है ना रे, कंप्रेशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर विल चेंज। आइडियल गैस इक्वेशन। भाई साहब आना बोलना है, ये सुनो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुमने कंप्रेस कराया, वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर विल चेंज। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं साहब, यहाँ पे P4 V4 और कुछ, ठीक है, टी मैंने वही रखा है, वॉल्यूम चेंज करा दिया। देख V4, प्रेशर भी करस्पॉन्डिंग चेंज करेगा, कुछ P4 हो गया। ठीक है? अच्छा, फाइनल स्टेट के बारे में सोच नहीं ना रे, अब साइकिलिक है ना रे, तो साइकिलिक में क्या होगा, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम रहेगा। और ध्यान से देखें, यहाँ पे सब कुछ चेंज होना चाहिए। भाई साहब एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये देख, प्रेशर भी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? इधर देख, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, ध्यान से देख, क्या टेम्परेचर भी चेंज होता वो दिख रहा है। क्लियर है? तो सबसे साहब पहला स्टेप आया ये, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इधर देख क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले स्टेप से हम लोग जर्नी शुरू करते हैं। एक एक स्टेप जो है अच्छे समझ से चल, ठीक है, अच्छे समझा रहा हूँ। बाकी डेरिवेशन तो 2 लाइन का है, लेकिन तुम्हें एक फील आ जाए, ठीक है, कि हीट इंजन क्या है, कार्नोट साइकिल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, सब एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ, फील आ जाए, रट्टा नहीं मारना है अपने को, है ना। इधर देख, समझ के करोगे तो फिर रटने की जरूरत नहीं भैया। ठीक है, तो क्या है पहला, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या है साहब? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो जैसा नाम है वैसे इसका मतलब भी है। क्या कर रहे हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं। मतलब इन दिस प्रोसेस द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली। उसका नाम ही है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं, वो जो हम लोग 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे थोड़ी देर पहले, नहीं, पिस्टन है ना, सोर्स है, सिंक है, गैस है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, उनका यूज अब समझ में आएगा। हाउ इंजन वर्क्स, ठीक है, तो वर्किंग भी समझ। देख, प्रोसेस तो थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है। देख कहीं आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, गैस को हम एक्सपांड करा रहे हैं आइसोथर्मली। ठीक है, तो देख, जो साहब सिलेंडर है कंटेनिंग आइडियल गैस, ये सिलेंडर होता है। बेसिक कंडीशंस याद रखें, इसकी जो वॉल्स हैं इंसुलेटिंग है, इसमें जो पिस्टन लगेली है, ठीक है, ये भी क्या है, इंसुलेटिंग। हाँ, इसका जो बेस है इट इज अ कंडक्टिंग बेस, ध्यान रखें, बाकी सब कुछ इंसुलेटिंग है। इधर देख, और इसको हम सब क्या करते हैं, सोर्स के ऊपर चिपका देते हैं। जो हमारे पास एक परफेक्टली कंडक्टिंग सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है ना, इसका जो टेम्परेचर T1 है, और गैस को भी मान ले हमने इनिशियली टेम्परेचर T1 पे ले लिया है। ठीक है ना, दोनों इनिशियली सेम टेम्परेचर पे हैं। सोर्स का टेम्परेचर तो फिक्स है ही है, गैस को भी हमने इनिशियली उसी टेम्परेचर पे मान लिया है। ठीक, तो ये सिलेंडर है कंटेनिंग आइडियल गैस। ठीक, बेस इसका कंडक्टिंग, सोर्स तो परफेक्टली कंडक्टिंग है ही, मतलब पक्की बात है। क्या दोनों के बीच में दोस्त हीट का इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग है, इसीलिए सिलेंडर का जो बेस है हमने इंटेंशनली डेलिबरेटली कंडक्टिंग रखा है। मान ले बेस भी तुम इंसुलेटिंग करते तो क्या कोई हीट एब्जॉर्ब कर पाता इंजन? सवाल ही नहीं, तो इंजन वोंट वर्क, इंजन बैठ जाता। इंजन बैठ गया, गाड़ी बैठ गई, हम भी बैठ गए, समझ आया ना, तो काम नहीं करेगा एक्चुअली। बट उसको जीवन में काम करना है, मेहनत करना है, ठीक है, तो कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देख, यहाँ पे बेस भी कंडक्टिंग और सोर्स तो है ही परफेक्टली कंडक्टिंग, दोनों के बीच में हीट का इंटरेक्शन होगा। मैं मान लेता हूं कि लेट्स से इस गैस ने इस सोर्स से कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है, और इसी हीट की वजह से पिस्टन ऊपर भागेगा, राइज करेगा, एक्सपेंशन हो रहा है ना। हियर दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली। कुछ 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 हमेशा ध्यान रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। एक स्पेसिफिक नाम आया उसके लिए जिसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, कई बार सवाल में यूज करता है। देख, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है इट्स अ वेरी रैपिड प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, बहुत तोड़ू प्रोसेस होता है। जब तक तुम सोचो, समझो, रिएक्ट करो तब तक तो हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है,
इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। कभी कभी इसका नाम एक आया, अपने को याद रखना है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो यहां पे गैस को हम धीरे 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 एक्सपांड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, स्लो एक्सपेंशन है। इसको इस तरह से थोड़ा सा फील भी ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम्हें फील लेनी है, फील आना जीवन में बहुत जरूरी है। कैसे फील ले सकते हो? इसको ऐसे समझ कि इस पिस्टन के ऊपर मैंने बहुत सारे छोटे 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 स्टोन्स रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं? छोटे छोटे पीसेस रख दिए हैं, स्टोन के, मार्बल के छोटे छोटे पीसेस रख दिए हैं। फील कर, फील कर। ठीक है, क्या जबरदस्त फील है, किलर विजुअलाइजेशन। ठीक है, ध्यान से देख। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, अभी वेट ज्यादा है तो एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करे, समझ रहा है ना? राइट, इधर देख, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करेगा तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अचानक से एक्सपेंड करा दोगे तो गैस क्या है, अपनी अपनी जो एनर्जी है ना, जो वर्क डन करेगा वो इंटरनली से खींच के वर्क डन कर देगा, तो उसकी इंटरनली घट जाएगी, टेम्परेचर घट जाएगा। समझ आ रहा ना? इसलिए हम धीरे धीरे एक्सपैंड कराते हैं सो दैट उसका टेम्परेचर चेंज ना करे। ठीक है, आइसोथर्मल हो जाएगा तो खटाक से टेम्परेचर फॉल हो जाएगा इसका, क्योंकि समय मिलेगा नहीं। तो जो गैस है इससे हीट ना लेके अपनी इंटरनली से ही हीट ले लेगी और उसी हीट की वजह से वर्क डन कर देगी, तो उसका इंटरनली घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। बट वो हम होना नहीं देना चाहते बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख, है ना, किलर विजुअलाइजेशन। इधर देख, मैंने बहुत सारे पार्टिकल बिठा रखे हैं। ठीक, और मैं भी मान लो, ठीक है, संडे का समय है मान लो, ठीक है राइट, और मैं भी फुर्सत में बैठा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक स्टोन को धीरे धीरे हटा रहा हूं। ठीक है, खाली पीली बैठा हूं, कोई काम धंधा है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे पार्टिकल हटा रहा हूं। इधर देख, एक पार्टिकल हटाया, खुचुक, फिर हटाया खुचुक, फिर तीसरा हटाया खुचुक, धीरे धीरे हटा रहा हूं। तो उससे क्या हो रहा है, जो पिस्टन है राइज कर रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, बट स्लो एक्सपेंशन होगा, धीरे धीरे होगा। अगर मैं सारे पत्थर जो है एक साथ एक झटके में हटा लेता हूं तो अचानक से एक्सपेंशन हो जाएगा। वो मैं करूंगा किसमें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। जब मुझे झटके से एक्सपांड कराना होगा, टेम्परेचर गिराना होगा गैस का, तो वो मैं करूंगा सेकंड प्रोसेस में, सेकंड स्टेप में। बट अभी मुझे क्या है ना, इसका जो है टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना है, इसलिए मैं धीरे धीरे हटा रहा हूँ। ठीक है, ये देख, कुछ एक हटाया, दो हटाया, तो गैस जा रहा है, एक्सपांड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा, इस तरह से। फील कर पा रहे तुम लोग, है ना? एक एक स्टोन धीरे धीरे हटा रहा हूँ, एक एक स्टोन धीरे धीरे हटा रहा हूँ, तो एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन इट्स अ स्लो एक्सपेंशन, सो दैट टेम्परेचर वोंट चेंज, उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे। और थोड़ा सा मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्यों इस प्रोसेस में गैस जो भी हीट अब्सॉर्ब कर रही है, सोर्स से जो भी हीट अब्सॉर्ब कर रही है, इट इज कंप्लीटली यूज्ड इन डूइंग वर्क। प्रोसेस कंडीशन क्या पड़ता है, तो देख, प्रोसेस की Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्या मैं बोल सकता हूँ आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू जीरो रहेगा, या सुनो, आइसोथर्मल में भूल गए तुम लोग, डेल्टा यू बराबर क्या पड़ता है, NFR डेल्टा डी बाई टू। भाई साहब, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा डी जीरो, डेल्टा यू जीरो, खटाक। आइसोथर्मल है ना रे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। भाई साहब, ये कहानी निपट गई। हाँ, Q बराबर डब्ल्यू। मतलब इस प्रोसेस में, इस इंटायर एक्सपेंशन के प्रोसेस में गैस सोर्स से जो भी हीट अब्सॉर्ब कर रही है, इट इज कंप्लीटली यूज इन डूइंग वर्क। गैस ने सोर्स से हीट निकाल ली और एट द कॉस्ट ऑफ दैट हीट इसने वर्क डन कर दिया, एक्सपेंशन हो गया। क्लियर? मतलब यहां से आउटकम आपको ये याद रखना है कि इन दिस प्रोसेस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, वही निकालना है मैथमेटिकली में, क्योंकि इंजन की एफिशिएंसी के जनरल फॉर्मूला तो वही है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। हमें कैसे भी करके Q1 और Q2 निकालना है, चिपका देनी है उसकी वैल्यू, प्रूव हो जाएगा 1 माइनस C2 बाई T1। दिस आइडिया, दिस अप्रोच। तो यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस कितना है सब, तो पहले इतना छापे, है ना, एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस अच्छे से समझते चले। ठीक है, ये तो हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब क्या करेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, हेडिंग मार ले। और ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूएशन में होते हैं। आपने गैस को यहां तक एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद जो सिलेंडर है कंटेनिंग गैस, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट पे, वो पूरा है ना कंटिन्यूएशन में जा रहा है प्रोसेस। क्या साहब, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या भाई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं।
देख हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो सिलेंडर है कंटेनिंग गैस उसको हमने रखा सोर्स के ऊपर, हीट को अब्सॉर्ब कराया, एक्सपांशन करा दिया, टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है कितना T1। ये देख मैं यहाँ से साहब अभी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है, जर्नी बिगिंस। ठीक है, आजा। अब उसी सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख रहा है। क्या कर रहे हैं साहब, एक्सपेंशन हो गया है, एक्सपेंशन हमने करा लिया है। ठीक है, अब इसी को साहब किसके ऊपर मैंने चिपका दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड। समझे बाद में छाप में। ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, ये पिस्टन इंसुलेटिंग, वॉल्स इंसुलेटिंग, हाँ बेस कैसा कंडक्टिंग, लेकिन नीचे तो इंसुलेटिंग स्टैंड है, कुछ नहीं होगा भाई। हीट का इंटरेक्शन कब होगा, जब दोनों बॉडीज परफेक्टली कंडक्टिंग हो। दो में से एक भी अगर इंसुलेटिंग है तो थोड़ी हीट का इंटरेक्शन हो पाएगा, तो इन दोनों के बीच में कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा भाई साहब, तभी तो एडियाबैटिक होगा। चमका नहीं, ये सुनो, इसलिए तो हमने इंसुलेटिंग स्टैंड वहां पे रखा है। दिस इज वन ऑफ द 5 कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल हीट इंजन, इंसुलेटिंग स्टैंड। कंडक्टिंग स्टैंड होगा तो रे हीट का इंटरेक्शन नहीं हो जाएगा जैसे पिछले वाले केस में हुआ है, तो प्रोसेस एडियाबैटिक थोड़े ही रह पाएगा, है कि नहीं समझ रहा ना। तो इसलिए यहां पे इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है, सो दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग इनके बीच में कोई भी हीट का इंटरेक्शन ना हो। नो 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 ना 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 ना, कोई भी हीट का इंटरेक्शन हम नहीं होने दे रहे हैं। अब फिर भी हम चाहते हैं साहब एक्सपांशन हो जाए। क्या चाहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए। इसका मतलब पक्की बात है, खटाक से करना पड़ेगा, है कि नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इट्स अ रैपिड प्रोसेस, बस्टिंग ऑफ अ बलून, बस्टिंग ऑफ अ टायर ट्यूब, बस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर समझ रहा ना, ऑल ऑफ अ सडन रैपिड प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पे भी रैपिड प्रोसेस करना पड़ेगा। अब उसी तरह से फील लें, अगर आपको गैस को एडियाबैटिकली एक्सपांड कराना है, क्या करना पड़ेगा। जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे मैंने छोटे 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 पेबल्स रख दिए थे, है ना, छोटे छोटे स्टोन्स रख दिए थे, मार्बल्स रख दिए थे। ठीक है, मार्बल्स समझते हो, है ना, ग्लास के जो मार्बल्स होते नहीं, बचपन में जो हम लोग खेलते थे, है कि नहीं, समझ ना, हम लोग तो बहुत खेल रहे हैं ठीक है, कभी कभी अभी भी खेल लेते हैं मौका मिलने से ठीक है, तो देख ऐसा है तो हमने बहुत सारे मार्बल्स रख दिए इसके ऊपर। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या किया था मैंने, धीरे धीरे हटाया था, धीरे 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 धीरे, तो है ना, धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ था। यहां पे मैं क्या करूंगा, सबको पकड़ा खचाक हटा दिया, पकड़ा खचाक हटा दिया समझ ना, अचानक से एक्सपेंशन हो जाए। गैस को जब तक पता चले, सोचे समझे, कोई रिएक्शन दे, रिस्पॉन्ड करे, तब तक तो भाई साहब हो गया एडियाबैटिक। समझ में आ रहा ना, गैस सोचेगा क्या हो गया भाई, पता ही नहीं चला कब हुआ, हो गया बस, समझ में आ रहा ना। तो इन सारे के सारे है ना स्टोन्स को पकड़ा एक साथ, एक झटके में हटा दिया, खुचुक। और ऐसा नहीं कितना भी एक्सपेंड करा दे भाई, आइडियल गैस की जो एक्सपेंडेबिलिटी होती है इट इज इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कितना भी उठा दो, ऐसा नहीं है। हम यहां पे उतना ही एक्सपेंशन कराएंगे, उतना ही वॉल्यूम बढ़ाएंगे, सो दैट गैस का जो टेम्परेचर है वो सिंक के टेम्परेचर T2 तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद सिंक को भी तो पिक्चर में लाना है भाई, हीट रिजेक्ट भी तो करानी है, एब्जॉर्ब करा ली तो रिजेक्ट नहीं कराएगा रे। ठीक है, हीट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल वही है कि इंजन जो है हीट तभी एब्जॉर्ब करता है जब वो रिजेक्ट कर पाए। अगर इंजन हीट रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, वो हम लोग आखिरी में समझेंगे। ठीक है, पहले समझे ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक झटके में सारे हटा दिए और एक्सपेंशन करा दिए, ये लो भाई एक्सपेंशन हो गया गैस का। वॉल्यूम हमने गैस का इधर देख वॉल्यूम हमने मान लिया V2 से कुछ V3 बढ़ा लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्यों गैस का टेम्परेचर फॉल करेगा, क्यों टेम्परेचर फॉल करके T1 से T2 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज लेस देन T1। क्यों टेम्परेचर फॉल करेगा, पहले मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा एनालिटिकली भी फील दिलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इधर देख, आइडियल गैस, आइडियल मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे क्यू कितना दिख रहा है, एडियाबैटिक है ना, क्यू कितना 0, समझ लो बाद में छाप में। डेल्टा यू क्या हो गया, डेल्टा यू क्या हो गया, इधर चला गया ना W माइनस।
अब सोच, गैस का तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस तो पॉजिटिव होगा। रुको रुको रुको, क्या बोला? वर्क डन बाय गैस तो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, डेल्टा यू क्या है? नेगेटिव। रुको रुको रुको, अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो क्या पक्की बात है टेम्परेचर गिरा होगा? ये सुनो, फॉल किया होगा भाई। बता, डेल्टा यू क्या पढ़ते हो? एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, पूरा मैथमेटिकली समझ, कुछ रट्टा नहीं मारना है। डेल्टा यू नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा टी नेगेटिव। डेल्टा टी नेगेटिव मतलब पक्की बात है फाइनल टेम्परेचर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, T2 लेस देन T1। भाई असलियत में डेल्टा टी होता क्या है? इट इज चेंज इन टेम्परेचर विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से छोटा रहा होगा ना भाई, तभी तो लोअर माइनस हायर डेल्टा टी नेगेटिव होगा, तभी तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा। तो हम गैस को सिर्फ वहां तक एक्सपेंड कराएंगे जब तक गैस का टेम्परेचर T1 से T2 तक आ जाए, बस सिंक के टेम्परेचर तक पहुंच जाए। इधर देख इधर देख इधर देख, एवरीवन सी दिस। T1 से सिर्फ T2, उससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कराएंगे, उससे ज्यादा टेम्परेचर फॉल नहीं कराएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें सिंक पे रख के उसको हीट रिजेक्ट करानी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा, ये तो मैथमेटिकली मैंने बता दिया, छोड़ना उसको, थोड़ा सा एनालिटिकली भी सीख। अपनी एनालिटिकल भी अप्रोच सॉलिड होनी चाहिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्यों गैस की एनर्जी घट रही है, क्यों टेम्परेचर फॉल हो रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, अचानक से एक झटका देके, एक झटके में जो है वर्क डन करा दिया है। तो वर्क डन कराने के लिए गैस को कहीं ना कहीं तो दोस्त एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी यहां से तो वो ले नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी इंटरनल एनर्जी से लेगा और उसको यूज करेगा इन डूइंग वर्क। तो इंटरनल फॉल करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल करेगा। असलियत में दस द लॉजिक, फंडा समझ में आ गया? देख, पिछले केस में क्या हुआ था? पिछले केस में कंडक्टिंग सोर्स था, तो हीट इंटरेक्शन था, उस हीट की वजह से उसने वर्क डन किया था। आइसोथर्मल था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो एक्सटर्नल हीट ली, उसकी वजह से वर्क डन किया। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे उसके पास जो इंटरनल स्टोर है उसी से उसने कुछ एनर्जी खींची, उसकी वजह से वर्क डन किया, तो एनर्जी घटी, टेम्परेचर घटा। इंटरनल एनर्जी क्या पड़ता है? देख, NFRT बाई 2, इसके एक फ्रैक्शन से उसने वर्क डन कर दिया, तो एनर्जी घट गई, टेम्परेचर घट गया। एक्चुअली में ये एक्सपेंशन है। क्लियर? अब छापें। तो ये तो सब एक्सपेंशन वाले केसेस हो गए। पहले दोनों स्टेप में हमने क्या कराया? गैस को एक्सपांड कराया, वॉल्यूम बढ़ाया, आइसोथर्मली एक्सपांड कराया, एडियाबेटिकली एक्सपांड कराया। अब साहब हम कंप्रेशन के प्रोसेस पे आते हैं, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक। तो स्टेप नंबर नेक्स्ट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब भी है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब इन दिस प्रोसेस द गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। सी दिस ग्राफ, ग्राफ तो मैं सब कुछ बता के दे देगा, ठीक है? ग्राफ अपने आप में, ठीक है? राइट, एक बुक है बेसिकली, पढ़ सकते हो आराम से। ये देख, ठीक है? ये देखिए, ये देख क्या हो रहा है, कंप्रेशन है ना, वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम का एक्सेस है, वॉल्यूम घट रहा है ना। और आइसोथर्मली लुक एट दिस, टेम्परेचर T2, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो हम लोग लास्ट केस में क्या किए थे? जो सिलेंडर था कंटेनिंग गैस, उसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे बिठाए थे। अब वही गैस को उठा के, वही सिलेंडर को उठा के सिंक के ऊपर रख दें, क्योंकि अब हमें हीट को रिजेक्ट कराना है, ठीक है? आओ, तो वही साहब हमने क्या किया, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है कंटेनिंग पिस्टन एंड आइडियल गैस, ठीक है ना, इसको अब हमने परफेक्टली कंडक्टिंग सिंक के ऊपर बैठा दिया। कैसा है? कंडक्टिंग सिंक। अब रुको रुको रुको, ध्यान से देखें, वॉल्स इंसुलेटिंग, पिस्टन इंसुलेटिंग, बेस कैसा है? कंडक्टिंग, सिंक भी कैसा है? परफेक्टली कंडक्टिंग सिंक है। तो अब साहब दोनों बॉडीज कंडक्टिंग है, तो अब पक्की बात है दोनों के बीच में हीट इंटरेक्शन हो जाएगा। तो अब सेंस क्या है? हमें वॉल्यूम घटाना है, क्योंकि हम वॉल्यूम बढ़ा चुके हैं पिछली दोनों प्रोसेस में, तो अब घटाना भी पड़ेगा, तभी तो प्रोसेस बनेगा साइक्लिक। जो इनिशियल स्टेट वही फाइनल स्टेट। तो हम क्या कर रहे हैं? गैस को कंप्रेस करा रहे हैं, इट इज कंप्रेस आइसोथर्मली। इन दिस प्रोसेस द गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली। हमेशा ध्यान रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है? धीरे धीरे कराते हैं। तो वही वाला प्रोसेस क्या, जैसे हमें एक्सपेंशन कराया था, तो मैंने बहुत सारे स्टोन्स पहले से डाल रखे थे और फिर मैं धीरे धीरे हटा रहा था, तो वो एक्सपेंशन कर रहा था। उल्टा
तो मैं कंप्रेशन कराना है तो एक एक जो मार्बल है, एक एक जो स्टोन है वो धीरे धीरे डालते जा, एक एक जो पत्थर है वो धीरे 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 डालते जा, धीरे धीरे कंप्रेशन होगा, राइट। मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल डाल दिया, नेक्स्ट स्टोन डाल दिया, नेक्स्ट स्टोन डाल दिया, धीरे धीरे डाल रहा हूं, धीरे धीरे डाल रहा हूं। एक झटके से डाल दोगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा, वो हम लोग आखिरी प्रोसेस में करेंगे। वो रैपिड प्रोसेस होता है, क्योंकि रैपिड प्रोसेस में क्या होगा, फिर इंटरनल घट जाएगी, है ना। हमें इंटरनल चेंज नहीं करानी है। अरे भाई साहब आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करा रहे हैं, है ना। कंप्रेशन हो रहा है लेकिन इट इज अ स्लो कंप्रेशन। तो मान ले हमने इतना अमाउंट ऑफ कंप्रेस करा दिया है। अब यहां पे क्या हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द गैस, हम गैस पे वर्क डन कर रहे हैं, और वही जो वर्क डन है इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। उसको हम मैथमेटिकली भी थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देख, Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्या बोला, Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, पक्की बात है एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, नहीं, NFRT/2, T कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें चेंज कितना, 0, क्लियर है। तो चेंज इन एनर्जी कितना, 0, डेल्टा यू की जगह 0 चिपका दें तो Q बराबर W। हाँ, अब बस यहीं पे थोड़ा सा थम जाएं, ध्यान से देखें, क्या इस केस में वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, यस और नो। भाई साहब गैस का कंप्रेशन हो रहा है ना, गैस का एक्सपांशन होता है, तो वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, उल्टा है ना, वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। यहाँ पे वर्क इज नॉट डन बाय द गैस, गैस का कंप्रेशन होता है तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, नेगेटिव। तो सिंस वर्क डन नेगेटिव है इसलिए क्या हीट नेगेटिव हो जाएगी, और हीट नेगेटिव का ही क्या सेंस है, इन दिस प्रोसेस द हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस, यस और नो। In this process, the heat is rejected by the gas to the sink. समझे ध्यान से, गैस को हम कंप्रेस करा रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस क्या हो गया, नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव इसलिए हीट नेगेटिव। अब Q पॉजिटिव का सेंस क्या होता है, हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द गैस। Q नेगेटिव का सेंस क्या होता है, हीट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द गैस, रिलीज बाय द गैस, लिबरेटेड बाय द गैस। तो Q नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस बार गैस जो है सिंक को हीट रिजेक्ट कर रहा है। मैं मान लेता हूं वो जो हीट रिजेक्टेड है इज Q2, Q2 इज अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, रिजेक्टेड टू द, तो Q1 यहां पे गैस ने सोर्स से हीट एब्सॉर्ब किया था, Q2 यहां पे क्या है, गैस सिंक को हीट रिजेक्ट कर रहा है। एंड एक्चुअली में वी आर लुकिंग फॉर दिस Q1 और Q2, हमें इन्हीं दोनों की तलाश है, ठीक है। कहाँ है Q1 अभी निकालेंगे, ठीक है, पहले इतना छापें। और इसको थोड़ा सा इस तरह से भी एनालाइज हम लोग कर सकते हो कि यहाँ पे हमने गैस पे जो भी वर्क डन किया है इट इज कंप्लीटली रिलीज एज हीट। जो भी अमाउंट ऑफ हमने गैस पे वर्क डन किया है पूरा का पूरा गैस ने उसको हीट की फॉर्म में रिलीज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लिबरेट कर दिया है टू द सिंक। वर्क डन किया और जो भी वर्क डन है वो हीट की फॉर्म में एक्चुअली में रिजेक्ट हो गया है, रिलीज हो गया है, लिबरेट हो गया है टू द सिंक, ऐसा है। एक ही बचा है एडियाबैटिक कंप्रेशन, जैसे आइसोथर्मल वैसे ही एडियाबैटिक, क्लियर है। और यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट मेंटेन है। ये देखो यहाँ पे भी T2 है, यहाँ पे भी T2 है, इसलिए जो भी वर्क डन किया गया वो हीट के फॉर्म में निकल गया। उसने सिस्टम की इंटरनल को चेंज नहीं कराया है, इंटरनल कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू 0 है, Q बराबर W। जो भी वर्क डन किया गया वो हीट की फॉर्म में निकल गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, क्लियर। तो आखिरी स्टेप आया साहब, स्टेप नंबर 4 आया क्या, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या है साहब, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो पिछले स्टेप में हमने क्या किया था, जो सिलेंडर है कंटेनिंग गैस एंड फिटेड विद पिस्टन उसको हमने रखा था ओवर अ सिंक, वहां से उस सिलेंडर को हटा के इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे। भाई साहब इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखोगे तभी तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, उसके पीछे भी लॉजिक है।
समझ आया ना भाई। एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन ही तो यही होती है, देयर शुड बी नो इंटरेक्शन ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, इसलिए इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं। तो सेटअप ये आया है, देखो कि हमने वहां से स्टेप नंबर 3 के बाद हमने जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसको सब उठाया, ठीक है ना, और इसको सब किसके ऊपर रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड। कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब यहां पे ध्यान से देखें, जो कंटेनर है उसका बेस कैसा है, वो तो कंडक्टिंग है, लेकिन ये भाई साहब इंसुलेटिंग पड़ गया, तो इन दोनों के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं पड़ गया। यही तो हम चाहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस इसीलिए रैपिड रखा जाता है, फर्स्ट प्रोसेस, सो दैट सिस्टम को सफिशिएंट टाइम ना मिले, सिस्टम को कोई मौका ना मिले, नो मौका टू इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, अब जैसा इसका नाम है क्या, एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्या करेंगे, गैस को हम यहाँ पे इस प्रोसेस में एडियाबेटिकली कंप्रेस कराते हैं। देखो ग्राफिकली वो है ना जस्टिफाई हो रहा है, ये देख वॉल्यूम घट रहा है ना, ये देख ये वॉल्यूम की एक्सेस है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, देख ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। क्लियर, इस तरह से। बस यहाँ पे क्या होता है, फास्ट प्रोसेस है। जैसे पिछले केस में हमने क्या किया, एक एक पार्टिकल धीरे धीरे डाला था, राइट, एक एक मार्बल डाला था, तो वो स्लो प्रोसेस था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या करेंगे, एक झटके में कर देंगे, सारे स्टोन्स उठाए और एक झटके में डाल दिए। ठीक है, रैपिड प्रोसेस है, सारे पार्टिकल्स उठाए और एक झटके में खटाक करके डाल दिए। नहीं, सारे पार्टिकल ये खचाक खुचुक खचाक एक झटके में, जब तक गैस सोचे समझे, रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करने की सोचे, तब तक तो यार हो जाए। ठीक है, अब सोचना समझने का वक्त कहाँ गया। ठीक है, तो अचानक से मैंने इसको कॉम्प्रेस करा दिया, और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऊल जलूल एक्सपेंशन कर दो, ऊल जलूल, समझ ना, यहाँ पे उतना ही अमाउंट ऑफ तुम्हें कंप्रेशन करना है, सो दैट सिस्टम का टेम्परेचर वापस से उसके ओरिजिनल टेम्परेचर T1 तक पहुंच जाए। एज द प्रोसेस साइक्लिक, स्टेट तो वही रहेगी, स्टेट वेरिएबल्स वही रखना है। तो ऐसा नहीं कि तुम कंप्रेस करे लगे पड़े हो बिल्कुल कंप्रेस करते करते वॉल्यूम जीरो करा दे, ऐसे थोड़ी करना है रे। उतना ही कंप्रेशन करना है, सो दैट उसकी जो स्टेट है वापस से इनिशियल स्टेट तक पहुंच जाए, टेम्परेचर वापस से इनिशियल टेम्परेचर तक पहुंच जाए। तो वापस आ जाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्यू बराबर डेल्टा यू, समझे पहले, है ना, पहले समझे बाद में छापे। ठीक है, प्रोसेस की कंडीशन क्या है, क्यू बराबर 0, क्या है, एडियाबेटिक है ना, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस, ठीक है सब, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। हाँ, गैस को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करा रहे हैं। कंप्रेशन में वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, नेगेटिव। वर्क डन अगर नेगेटिव होगा, वर्क डन अगर, तो साहब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो क्या पक्की बात है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। T2 कम है रे, T1 ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उतना ही बढ़ाना है सो दैट फाइनल टेम्परेचर इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। ऐसा है, डेल्टा यू पॉजिटिव का सेंस है, डेल्टा यू होता क्या है, NFR डेल्टा टी बाई 2। तो भाई साहब डेल्टा यू पॉजिटिव, उसका मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव। डेल्टा टी होता क्या है, इट इज चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है, तो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जब इनिशियल से बड़ा होगा तभी तो हायर माइनस लोअर, डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, मतलब पक्की बात है टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो फाइनली T2 से T1 तक इतना ही गैस को हमें कंप्रेस करना है, सो दैट उसका टेम्परेचर T2 से बढ़ते 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 T1 तक पहुंच जाए, और गैस का फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट के बराबर पहुंच जाए। क्लियर है, अब छापें। तो जब ये सारे स्टेप्स तुम्हें क्लियर हो गए, अब डेरिवेशन फॉर एफिशिएंसी तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के लिए ये हीट Q1 चाहिए, ये हीट Q2 चाहिए, फिर एफिशिएंसी का हम लोग फार्मूला घुमा देंगे 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहले समझ लें, है ना, बाद में छापें। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें हीट कैसे निकाली जाए। ठीक है भाई, तो हमें पता है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल 0। तो Q बराबर, अच्छा Q मैं मान लेता हूं यहाँ पे Q1 है,
राइट। और सिंस एक्सपेंशन है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो क्यू भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? क्यू बराबर डब्ल्यू दिख रहा है ना, एक्सपेंशन में डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब क्यू पॉजिटिव। क्यू को मैं मान लेता हूँ Q1 है, तो Q1 निकालने के लिए यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई बताएगा फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? nRT ln of V2 by V1। P डेल्टा V होता है किसमें? आइसोबारिक में। दिस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है, दो फॉर्मूले पढ़ाए, nRT ln of V2 by V1, उल्टा nRT ln of P1 by P2, वॉल्यूम के टर्म्स के राइट पुट कर देते हैं। तो इट इज nRT ln of V2 by V1। समझ लें बाद में छापे। ध्यान से देखिए, एक टर्म बहुत अच्छे समझ, ठीक है। डेरिवेशन, अब डेरिवेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी तो तुम लोगों को थोड़ा है ना थियोरेटिकल टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज वर्किंग ऑफ राइट हीट इंजन, हाउ हीट इंजन वर्क्स, क्या क्या करते हैं, पिस्टन को पहले कहाँ रखते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, फिर कैसे एक्सपेंशन, फिर कैसे है ना कंप्रेशन एंड सो ऑन, राइट। अब डेरिवेशन का प्रोसेस अपना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, टेम्परेचर क्या मैं T1 चिपकाऊंगा, टेम्परेचर हमने इस पूरी के पूरे आइसोथर्मल में कितना मेंटेन कर रखा है T1, तो यहाँ पे T की जगह मैं T1 चिपका देता हूँ। T की जगह सब क्या छपती है, मान लिया नंबर ऑफ मोल्स N है ना, गैस कांस्टेंट R है और टेम्परेचर T1। अच्छा V2 by V1, तो ध्यान से देखें इस पूरी प्रोसेस में क्या इनिशियल वॉल्यूम V1 दिख रहा है, क्या फाइनली वॉल्यूम V2 दिख रहा है, तो V2 की जगह V2 आएगा, V1 की जगह V1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और Q1 पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बाय कन्वेंशन पॉजिटिव है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में आ जाए, वही घुमा रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। क्या है? Q बराबर डेल्टा U प्लस, हमें पता है आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, चेंज इन एनर्जी 0 है, तो सब Q बराबर W। W के लिए वही फॉर्मूला nRT ln ऑफ V2 by V1। बस बस बस, रुको रुको रुको, आइसोथर्मल में आपको Q चाहिए, तो Q मैं मान लेता हूँ सब Q2 है, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे हीट इज बीइंग रिलीज बाय द गैस, बाय कन्वेंशन इट इज नेगेटिव। देख ये Q1 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब्ड है ना, एंड देयरफॉर Q1 इज बाय कन्वेंशन पॉजिटिव। ये जो Q2 है इट इज हीट रिजेक्टेड, Q2 क्या है, हीट रिलीज्ड है, एंड देयरफॉर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ एक नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन। तो एक तो मैंने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज हीट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द गैस। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय कन्वेंशन पॉजिटिव, रिजेक्ट हो रही है बाय कन्वेंशन नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा ध्यान से देख, इस पूरी प्रोसेस में क्या टेम्परेचर T2 दिख रहा है, तो टेम्परेचर मैंने चिपका दिया T2, N तो वही रहेगा, R वही रहेगा, है ना। अब रुक जा, ln ऑफ V2 by V1, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम। ध्यान से देख, क्या गैस इस इनिशियल से और इस फाइनल स्टेट पे जा रहा है, तो भाई साहब इनिशियल वॉल्यूम V1 क्या रखेगा, V3, तो ये देख V1 की जगह मैंने चिपका दिया V3, और फाइनली वॉल्यूम इधर देख, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम कितना दिख रहा है, V4, तो क्या मैं V2 की जगह V4 चिपकाऊंगा। अब हाँ, अब बस एक छोटा सा चेंज है, एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, नहीं, नॉट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, कोई शक नहीं, नहीं, लॉग ए बाई बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये सुनो, लॉग ऑफ ए बाई बी तुम लोग क्या पढ़ते हो, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो वही मैंने यूज कर दिया, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, इस माइनस साइन को पहले इतना छापो, है ना, पहले इतना छापें फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया था, देखो, तो nRT2 एंड दिस इज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ln V3, और ये वाला सब माइनस हो गया ln ऑफ V4। अब फिर से वही लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी, तो फाइनली Q2 कम्स आउट टू बी दिस, फाइनली अवर Q2 कम्स आउट टू बी लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन की अपने को जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको अलग से छाप लेता हूँ, ठीक है, उसकी आखिरी में ना जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। Q1 का रिजल्ट क्या था, nRT1 ln ऑफ, ठीक है, जो भी है, इसको मैंने इसके ऊपर छाप लिया। अब हम लोग मैथमेटिकली ये प्रूव कर लेंगे
कि ये जो फैक्टर देख रहा है और ये जो फैक्टर देख रहा है बराबर बराबर है। V2 बाय V1 उतना ही है जितना है V3 बाय V4 है। ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे। फिर आसानी से Q1 और Q2 का रेशियो निकाला जा सकता है, जिसको आप एफिशिएंसी के फॉर्मूला में रख के और डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करें? ठीक है, तो हमने यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का तो यूज ले लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस को तो अप्लाई करके देख लिया। अब किसकी बारी है? एडियाबेटिक की। भाई हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पकड़ लिया, आइसोथर्मल कंप्रेशन में पकड़ लिया, यहाँ से हीट अब्सॉर्ब निकाल लिया, यहाँ से हीट रिलीज निकाल लिया, इसका भी तो यूज कर। इसी के हेल्प से हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो कैसे? एडियाबेटिक प्रोसेस में सिंस हमें रिलेशन चाहिए है टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या गैस पॉइजन्स लॉ फॉलो करती है? कोई बताएगा? व्हाट इज पॉइजन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी? क्योंकि टी और वी के ही टर्म्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। पॉइजन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, पॉइजन्स लॉ, हाँ, टी पावर गामा -1 इज अ कांस्टेंट। तो पॉइजन्स लॉ घुमाएंगे इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी। ठीक है, तो देख कैसे कैसे घुमाते हैं। एक बार एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, दूसरी बार एडियाबेटिक कंप्रेशन में। ध्यान समझे कैसे कैसे घुमा रहा हूँ, है ना। पहले एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए घुमा देता हूँ। किसके लिए? एडियाबेटिक, समझे, बाद में छापे, है ना। देखो बहुत आसान सा, बस हो गया है ना। बस 2 मिनट और उड़ा दूंगे, है ना। इसकी जो है बैंड बजने वाली है, बस 2 मिनट बस होने वाला है। पहले ध्यान समझें, ये रहा आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसके लिए ये है इनिशियल स्टेट, ये है फाइनल स्टेट। टीवी पावर गामा में एस कांस्टेंट। तो यहाँ पे टी बोले तो मैंने T1 चिपका दिया, यहाँ का V मतलब मैंने V2 चिपका दिया, इट शुड बी इक्वल टू। ऐसे यहाँ पे T मतलब T2 चिपका दिया और V मतलब V3 चिपका दिया। कोई शक नहीं किसी को? V2 को इसके नीचे लिख लिया ना, तो V3/V2 और होल की पावर गामा -1 तो है ही है। छापते चले, V3/V2 और होल की पावर गामा -1 है। तो यही प्रोसेस हम रिपीट करने वाले हैं। कहाँ पे? कंप्रेशन में, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एवरीवन सी दिस, इधर देख, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वही फॉर्मूला घुमा रहा हूँ, टी पावर गामा -1। कैसे कैसे घुमा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझें। गड़बड़ नहीं रे, गड़बड़ नहीं। वैसा आना तो बोलो, ये सुनो, क्या क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो? कैसे लिखेगी? इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए घुमा रहा हूँ। तो इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है। तो उसके लिए अगर घुमाएगा टी, तो टी मतलब कितना हो गया? T2, और V मतलब कितना हो गया? V4 पावर गामा -1, व्हाटएवर इट इज। ऐसे यहाँ पे टी मतलब T1 हो गया, V मतलब V1 और पावर गामा -1। यहाँ से सब क्या हम T1/T2 ये लिख सकते हैं, है ना। तो बोलो रे, ये सुनो, T1/T2 मैंने इसको इधर रख दिया है, तो V4/V1 और होल पावर गामा -1 तो है ही। यहाँ से T1/T2 इधर देखो, और यहाँ से T1/T2 इक्वल कर दे, तो वहां से हम लोग प्रूव कर ले जाएंगे कि दोनों फैक्टर बराबर बराबर। पहले इतना छापो, है ना। इधर देख, इक्वेशन नंबर 3rd and 4th, इधर देख। तो यहाँ से T1/T2 और यहाँ से T1/T2 उड़ा रहा हूँ, V3/V2 पावर गामा -1 बराबर, बोलो भाई, V4/V1 होल पावर सेम नहीं, V3/V2 पावर गामा -1 और इधर V4/V1 होल पावर गामा -1। तो पावर पावर निपटा दे सब। अरे मान ले स्क्वायर है तो नहीं, रूट ले ले तो हट जाता है, क्यूब है तो क्यूब रूट ले ले, 4 है तो 4th रूट ले ले, और क्या है। गामा -1 है तो 1/गामा -1 पावर चिपका दे, मतलब जो भी पावर हो तो हट ही जाएगा रे। स्क्वायर है तो, है ना, स्क्वायर रूट लेके, क्यूब है तो क्यूब रूट लेके, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पावर आवर हटा दे, उसकी टेंशन नहीं, पावर की टेंशन मत लो रे। V3/V2 इधर से V4/V1। अब थोड़ा ध्यान से, तो मैं साहब चाहिए V2/V1 के टर्म्स और V3/V4। रुको, तो उसी फॉर्म में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। V2/V1, V3/V4। ये सुनो, इस V2 को मैंने इधर लिख दिया तो V2/V1 आ गया, और इस V4 को मैंने इधर चिपका दिया, V3/V4। खाना तो बोल रहे, क्लियर? V2 इधर ले गया तो V2/V1, और V4 इधर ले गया तो इधर देगा। ध्यान से देख, क्या यही तो हमें प्रूव करना था कि V2/V1 और V3/V4 बराबर हो गया। तो यार ये टर्म बराबर हो गए, तो जब रेशियो लोगे तो ये ln वाले टर्म छोड़ जाएंगे और डायरेक्ट एफिशिएंसी आ जाएगी। डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, LHS RHS।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं भाग नहीं रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोग एक एक चीज़ अच्छे से समझते चलो। एक सवाल भाई साहब श्योर शॉट है, हर साल नीट में या जेई में पूछता है, बेस्ड ऑन हीट इंजन और बेस्ड ऑन दिस कार्नोट साइकिल, है ना। तो इसलिए पेशेंस एक एक चीज़ अच्छे समझ चल मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस अपॉन दिस, और ऐसे RHS और इसका RHS, अब कोई शक नहीं। अच्छा, हम लोग प्रूव कर चुके हैं V2/V1 बराबर V3। सिंस हम लोग प्रूव कर चुके हैं V2/V1 बराबर V3/V4, तो जब ये इसके बराबर है तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, है ना, बोलते रहो, ये सुनो। अरे पूरे इक्वेशन के दोनों साइड लॉग चिपका देना रे, क्या दिक्कत है भाई। जैसे थीटा बराबर अल्फा है तो क्या tan थीटा बराबर tan अल्फा नहीं हो जाएगा, इक्वालिटी के दोनों साइड tan चिपका दे, तो वही तो किया, राइट। दिस इज इक्वल टू दिस, तो दोनों साइड लॉग लगा दिया। तो ln ऑफ V2/V1 ln ऑफ V3/V4, ये एक्चुअली में दोनों फैक्टर बराबर हो गए। NR तो वैसे ही उड़ गया, हाँ बस 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 आ गया भाई, ये T1 है, T1 है ना रे, Q1 है मतलब T1, Q2/Q1 बराबर T2/T1, पहले इतना छापें, ठीक है। अब इसके आगे लिखें, आफ्टर दिस लास्ट स्टेप, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी का सबसे पहला सबसे बेसिक फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 - Q2/Q1, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, हम लोग लास्ट क्लास में ये तो फार्मूला पढ़े थे। एक्चुअली हमें बस ये Q2/Q1 निकालना था। Q1 क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स, ये Q1 है। Q2 क्या होता है, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, निकाल चुके हैं। तो Q2/Q1 का जो रेशियो है, बस 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 ये जो निकाला है आपने T2/T1, बस यहाँ पे चिपका देते हैं, तो वहाँ से एफिशिएंसी आ जाती है एक आइडियल हीट इंजन की, कार्नोट्स हीट इंजन की। इसके आगे लिखें, आफ्टर दिस स्टेप, इसके आगे लिखें, हेंस एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन इज, इसकी जगह चिपका दे, बस हो गया। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन। आई होप डेफिनेशन डेरिवेशन अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। बोल बिना देख के कर लेगा, बोर्ड में बुलाऊँ करेगा 2-4 बार प्रैक्टिस करो, 2-4 बार तुम लोग ना प्रैक्टिस करो, धीरे आ जाएगा भाई करना क्या है, एक बार इसमें घुमाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दूसरी बार इसमें घुमाना है, वर्क डन के फॉर्मूले घुमाना है, या पॉइजन्स लॉ घुमाना है। तो प्रोसेस अपने को दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ यार ये करना है। बाकी तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे। डेरिवेशन को भी ना तुम लोग थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो, लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। वैसे ऑनलाइन में लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई, नहीं मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, नहीं ये आदत खत्म कर दो, लिखने की आदत डालो, ठीक है, लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है, ट्राई करना, इट रियली वर्क्स। एक आइडियल हीट इंजन का, कार्नोट्स हीट इंजन का एफिशिएंसी इन्हेंस करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मोर एफिशिएंट हीट इंजन बनाने के लिए क्या हम बोल सकते हैं, T1 मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल एंड T2 मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। सब लोग थोड़ा ध्यान दें, ये सब सोर्स है हाई टेम्परेचर पे, ये बेसिक फ्लो चार्ट है जो अपने को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ का हिसाब सिंक है T2 पे रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे, और हमेशा ध्यान रखें T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2, तभी तो हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर, क्लियर है। और यहाँ पे ऑफकोर्स है ना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 इज हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 इज हीट विच इज रिजेक्टेड टू द सिंक। ये एक फ्लो चार्ट है जो अपने को, ठीक है, दिमाग में रखना है। सोच के बता, क्या T1 जितना ज़्यादा होगा या उल्टा T2 जितना कम होगा, क्या इंजन तुम्हारा उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, यस और नो। थोड़ा सा मैथमेटिकली हो रहा हूँ, इधर देख एवरीवन सी दिस, इधर देख। सोच के बता, T2 जितना छोटा है भाई साहब, कम वैल्यू माइनस कराओगे तो वैल्यू तो ज़्यादा आएगी, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। उल्टा मान ले T1 ज़्यादा रख दिया तो यार ये वैल्यू कम आएगी ना, कम माइनस कराएगा तो वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, एफिशिएंसी बढ़ गई। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? फिर समझ, इधर देख, वंस मोर, जिनको नहीं चमका, सिर्फ तुम्हारे लिए, इधर देख भाई साहब, T2 जितना कम है मतलब कम वैल्यू माइनस कराया तो वैल्यू ज़्यादा हो गई ना भाई, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। उल्टा T1 जितना ज़्यादा रखेगा,
अब डिनोमिनेटर बढ़ाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, और कम माइनस कराएगा तो वैल्यू बढ़ गई ना भाई, एफिशिएंसी बढ़ गई। इसका एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। मतलब तुम जो भी स्कूटर चलाते हो इंडिया में, ठीक है, उस स्कूटर से तुम निकल पड़ो, है ना, स्कूटर लेके अपना निकल पड़ो, नहीं, दुनिया भ्रमण के लिए निकल पड़ो, ठीक है। तुम स्कूटर ऐसी प्लेसेस में चलाओ, ठीक है, या ऐसे कंट्रीज में चलाओ जहां पे T2 की वैल्यू काफी कम है, तो क्या आपका जो स्कूटर है वो ज्यादा माइलेज देगा? अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, एक कॉमन मैन की भाषा में समझाऊं, ये सुनो, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई ना। यस सर। भाई जैसे मान लो तुम इंडिया से जाके यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हो, जर्मनी में चले जाते हो, फ्रांस में चले जाते हो, यूके में चले जाते हो, इंग्लैंड चले जाते हो, वहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है, या बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में ही नॉर्थ में चले जाएं, ठीक है, सियाचिन वगैरह में चले जाएं, लेह लद्दाख में चले जाएं। सियाचिन में तो टेम्परेचर यार काफी कम जाता है ना, -20, -30, माइनस कई बार 40 भी चला जाता है। तो वहां पे वही जो स्कूटर है आपका वो ज्यादा एवरेज देने लगेगा। कमाल का आउटकम है कि नहीं? ये हीट इंजन की खासियत है कि सोर्स और सिंक के बीच का जो गैप है, जो टेम्परेचर गैप है, आप जितना ज्यादा रखेंगे आपका जो स्कूटर है, आपकी जो कार उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी। समझा ना? तो जो स्कूटर तुम्हारी इंडिया में कम माइलेज दे रही है, वही यूरोपियन कंट्रीज में जाके या सीएचएन में जाके ज्यादा माइलेज देने लगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में आ जाए। एक्चुअली सेकंड जो पॉइंट है वो भी मिलता जुलता पॉइंट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये सब एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1। क्या होता है? 1 - T2/T1। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस रखेंगे, जितना ज्यादा गैप रखेंगे, आपकी इंजन उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा मिलेगी। भाई एक ही बात है। अरे भाई साहब T1 T2 का गैप बढ़ाना है, इसका मतलब T1 बढ़ाना पड़ेगा या T2 घटाना पड़ेगा? ये सुनो एक बार बता, मैंने क्या बोला? T1 - T2 ये जितना ज्यादा है, क्या इंजन उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी उतनी तोड़ू मिलेगी? ये सुनो। यस सर। भाई साहब बात तो वही है ना। इधर देखो कि अगर आप चाहते हैं कि T1 - T2 लार्ज मिले, इधर देखो, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली क्या चाह रहे हो? अगर आप चाह रहे हो T1 - T2 आपको ज्यादा मिले, इसका मतलब आप तो यही चाहोगे ना कि ये मेरा ज्यादा से ज्यादा हो, ये मेरा कम से कम हो। तो वही तो बात पिछले वाले पॉइंट में हमने सीखी। गैप जितना बड़ा होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। भाई आपके, ठीक है, इंजन में क्या है? पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल बर्न कर रहा है, उसका अच्छा खासा टेम्परेचर है, मान ले 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर आप जितना कम रखोगे गैप उतना बढ़ेगा, एफिशिएंसी उतना तोड़ होगी। ऐसा है, क्लियर है? ये कहानी है। तो फंडा वही है, T1 जितना ज्यादा है तो भाई साहब गैप उतना ज्यादा मिलेगा, उल्टा T2 जितना कम है गैप उतना ज्यादा मिलेगा। ये T1 है, ये T2 है। T1 जितना बड़ा, ये देख गैप बढ़ रहा है कि नहीं, T2 जितना छोटा गैप बढ़ा कि नहीं, ये फंडा है, ठीक है। सो T2 जितना स्मॉल गैप उतना ज्यादा मिलेगा, एफिशिएंसी उतनी तोड़ू मिलेगी। फंडा वही है रे, है ना, घूम फिर के वही बात कर रहे हैं कि T2 आप स्मॉल रखोगे तभी तो गैप बढ़ेगा, या T1 आप ज्यादा रखोगे तभी तो गैप बढ़ेगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा मिलेगी। छात्र चला आखिरी पॉइंट यह आया जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट देखा। कार्नोट साहब ने स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट दिया था, मतलब आज की क्लास में हमने कार्नोट साहब का जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट देखा, वो क्या देखा? नो इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, नो इंजन कैन कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क डन। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कोई भी इंजन हीट को कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये बात अब तुम्हें मैथमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है? ध्यान से देख, एफिशिएंसी आप क्या पढ़ रहे हो, बड़ा मजेदार पॉइंट है, बस पेशेंस है, शांति से बैठे बैठे समझते रहे। इधर देख, सोच के बता, सोच के बता, फॉर एफिशिएंसी टू बी 100% क्या T2 हैज टू बी 0? ये सुनो, सोच के बता, जब T2 0 केल्विन होगा क्या तभी तो एफिशिएंसी मुझे 100% मिल पाएगी? रख के देख लेता हूं, ठीक है, वैल्यूज में रख के जस्टिफाई कर लेता हूं, यस और नो।
आवाज नहीं आई, हाँ 1 माइनस 0 हो गया ना रे, 100%। हाँ भाई साहब ये बताओ, क्या इस प्लेनेट पे पॉसिबल है 0 केल्विन? 0 केल्विन मतलब समझता है ना, -273 डिग्री सेल्सियस। इट इज प्रैक्टिकली नेवर एवर पॉसिबल ऑन दिस प्लानट, ये सुनो। 0 केल्विन समझ रहा है ना रे, -273 डिग्री सेल्सियस कहाँ पाया जाता है ऐसा टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें, एफिशिएंसी एफिशिएंसी 100% होने के लिए आपको सिंक को मेंटेन करना पड़ेगा -273 पे, विच इज प्रैक्टिकली नेवर एवर पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए कार्नोट साहब ने बोला, नो इंजन इन द यूनिवर्स कैन हैव 100% एफिशिएंसी, नो इंजन इज 100% एफिशिएंट। क्लियर? ऐसा कोई भी इंजन बन नहीं सकता है जो हीट को कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। और इसको एक इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे हीट के टर्म्स में आपको समझना है। देख एवरीवन सी दिस, एक और फॉर्मूला है, देख 1 माइनस Q2/Q1 इंटू 100, ये भी तो होता है। सोच, फॉर एफिशिएंसी टू बी 100%, क्या Q2 हैज टू बी 0? Q2 जब आप 0 डालोगे, तो देख Q2 जब आप 0 डालोगे तो वही कहानी बन गई ना रे, 0/Q1 मतलब 0, 100%। पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, मतलब इंजन हीट तो ले रहा है लेकिन यार रिजेक्ट नहीं कर रहा है सिंक पे। मतलब उसने जो भी हीट ली कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, गाड़ी चलाने में यूज हो गई, कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं हुई, साइलेंसर से कोई हीट बाहर नहीं आई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम लोग इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हम लोग जब छोटे छोटे हैं ना, मतलब बचपन में राइट, इस तरह की हरकतें करते थे एक्चुअली। नहीं, किसी की स्कूटर देखी तो उसमें चिंगम लगा दिया। मतलब तुम लोगों को आइडियाज नहीं दे रहा हूँ कि यार तुम लोग ये करो, तुम लोग तो है ना डिसेंट बच्चे हो, है ना। ठीक है, तो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। तुम्हारी गाड़ी का जो साइलेंसर है ना, उसको चोक कर देना, ठीक है। उसमें या तो है ना मतलब कुछ पेपर वेपर लगा दे, ठीक है, च्युइंगम लगा दे, एंड यहाँ उसको ब्लॉक कर दे, किसी भी फॉर्म का एक ऑब्स्ट्रक्शन डाल दे, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन डाल दे, कैसे भी करके साइलेंसर बंद कर दे। भाई साहब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी क्लास की छुट्टी हो, यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम, ठीक है, कर सकते हो, कोई रिस्क भी नहीं है उसमें। साइलेंसर को बस ऐसे ही बंद कर ले, ठीक है, इस तरह से उसमें पेपर लगा दे, बंद कर दे, गैस निकल ना पाए। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप हीट बाहर नहीं जाने दे रहे हो। इंजन की दोस्त एक बड़ी खास बात है, क्या खासियत यह है कि इंजन हीट तभी एब्जॉर्ब करेगा, इंजन तभी वर्क करेगा जब वो उस हीट को रिजेक्ट कर पाए। अगर इंजन हीट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। जब रिजेक्ट कर पाएगा तो ही हीट लेगा, रिजेक्ट नहीं कर पा रहा मतलब हीट नहीं लेगा। योर स्कूटर वोंट स्टार्ट, आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी, ट्राई कर लेना। या प्रैक्टिकली एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस तुम लोगों को बताऊं, मेरे साथ तो हो चुका है, तुम्हारे साथ पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे जब बारिश का सीजन होता है, यहाँ तो खैर बारिश बहुत कम होती है, हल्की फुल्की होती है ना। ऐसे प्लेसेस जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, तोड़ू मतलब यहाँ तक बारिश हो जाए, मतलब इतनी जरूरत नहीं है, तुम जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो इतनी बारिश हो जाए कि यार तुम्हारा साइलेंसर डूब जाए। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इतनी बारिश हो कि तुम्हारा साइलेंसर जो गाड़ी का है वो डूब जाए। तो क्या ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ हुआ है? तो तुम्हारी गाड़ी भाई साहब स्टार्ट ही नहीं होगी, ट्राई कर लेना, क्योंकि गाड़ी चोक हो गई है, हीट निकल नहीं पा रही वहां से, पानी आपके साइलेंसर में घुस गया है, वो हीट बाहर जाने नहीं दे रहा है। तो जब हीट बाहर नहीं निकल पाएगी तो इंजन हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, योर बाइक वोंट स्टार्ट। क्या तुमने ऐसी चीजें हैं कभी एक्सपीरियंस की है? मैंने तो करी है। तुमने कभी जीवन में ऐसी एक्सपीरियंस की है? करके देख लेना, ट्राई कर लेना। कभी तुम है ना मौसम ऐसा गड़बड़ हो, है ना, और तुम फंस जाओ तो तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये फंडा है। तो ये कार्नोट साहब ने बहुत पहले बता दिया। दुनिया को तो बहुत बाद में पता चला। कार्नोट साहब तो मतलब अलग ही दुनिया में थे, अलग ही इंसान थे एक्चुअली। उन्होंने बहुत सी बातें पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि ऐसा ऐसा होता है, राइट। कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। इंजन हीट तभी अब्जॉर्ब करेगा जब वो हीट निकाल पाए। निकल नहीं पा रही है हीट, इसका मतलब वो अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। इंजन वॉन्ट वर्क, वो काम ही नहीं करेगा। आप छापें तो यहां से आउटकम ले लेना, क्या आया? हेंस नो इंजन इज 100% efficient,
किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती है, क्योंकि बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल ही नहीं है। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।